विज्ञान कक्षा 9 के लिए पाठ्यपुस्तक, राष्ट्रीय शैक्षिकी अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अध्याय 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इज मैटर अराउंड अस प्योर? हम कैसे जान सकते हैं कि बाजार से खरीदा हुआ दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला, मिनरल जल या जूस शुद्ध हैं? चित्र 2.1, रसोई में उपयोग की जाने वाली कुछ वस्तुएं। क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थों के डिब्बों के ऊपर लिखे शुद्ध शब्द पर ध्यान दिया है? एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट न हो, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण हैं, अतः शुद्ध नहीं हैं। उदाहरण के लिए दूध जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण है। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी मिश्रण हैं। 2.1 मिश्रण क्या है? मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। हम जानते हैं कि जल में शुद्ध दूध, घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है और इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है क्योंकि यह एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव रखता है और इसका यौगिक समान रहता है। पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं होते हैं। शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो, इसके अभिलाक्षणिक गुण एक समान होंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। 2.1 मिश्रण के प्रकार। अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। इस तरह मिश्रण के कई प्रकार होते हैं। क्रियाकलाप। 2.1 कक्षा को अ, ब, स और द समूहों में बांटें। एक बीकर जिसमें 50 मिलीलीटर जल और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण हो, समूह अ को दें। समूह ब को एक बीकर में 50 मिलीलीटर जल तथा 2 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण दें। कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमंगनेट या साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड समूह स और द को दें। दोनों को अवयवों की पृथक पृथक मात्रा दें। अब पृथक पृथक समूह के उन अवयवों को मिलाकर मिश्रण तैयार करें। उनके रंग और बनावट के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करें। समूह अ और व को एक मिश्रण प्राप्त होता है जिसकी बनावट समान होती है। इस तरह के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण अथवा विलन कहते हैं। इस तरह के मिश्रणों के कुछ अन्य उदाहरण हैं: जल में नमक और जल में चीनी। दोनों समूहों से प्राप्त घोल के रंगों की तुलना करें। यद्यपि दोनों समूह के पास कॉपर सल्फेट का घोल है, लेकिन उन दोनों घोल के रंगों की तीव्रता पृथक पृथक है। ये दिखलाता है कि समांगी मिश्रण पृथक पृथक संघटन रख सकते हैं। समूह स और द ने जो मिश्रण प्राप्त किया है उनके अंश भौतिक दृष्टि से पृथक हैं। इस तरह के मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन, नमक और सल्फर एवं जल और तेल विषमांगी मिश्रण के अन्य उदाहरण हैं। क्रियाकलाप। आइए पुनः कक्षा को 4 समूहों अ, ब, स और द में बांटें। प्रत्येक समूह को नीचे दिए हुए नमूने में से एक दें। समूह अ को कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल दें। समूह ब को 1 चम्मच कॉपर सल्फेट दें। समूह स को चौक का चूर्ण या गेहूं का आटा दें। समूह द को दूध या स्याही की कुछ बूंदें दें। छात्रों को कांच की छड़ की सहायता से नमूनों को जल में मिलाने को कहें। क्या कण जल में दिखाई देते हैं? अब टॉर्च से प्रकाश की किरण को बीकर पर डालें और इसको सामने से देखें। क्या प्रकाश की किरण का मार्ग दिखाई देता है? अब मिश्रण को कुछ समय तक शांत छोड़ दें। इस बीच मिश्रण छानने वाले उपकरण को तैयार कर लें। क्या मिश्रण स्थिर है या करते हैं? कुछ समय के बाद कण नीचे बैठना शुरू। मिश्रण को छान लें। क्या छानक पत्र पर कुछ शेष बचा है? कक्षा में परिणामों पर चर्चा कर इस क्रिया पर एक मत बनाने का प्रयत्न करें। समूह अ और ब एक विलन पाते हैं। समूह स एक निलंबन पाता है। समूह द एक कोलाइड विलन पाता है। जनक पत्र न पत्र के साथ संलग्न कोप में निचरा हुआ द्रव। धानक पत्र परखनली बना हुआ द्रव। चित्र 2.2 निस्यंदन छानने की प्रक्रिया। अब हम विलनों, निलंबनों और कोलाइड विलनों के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्न 1, पदार्थ से आप क्या समझते हैं? 2, समांगी और विषमांगी मिश्रणों में अंतर बताएं। 2.2 विलन क्या है? विलन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलनों को देखते होंगे। नींबू जल, सोडा जल आदि विलन के उदाहरण हैं। प्रायः हम एक विलन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले हों, लेकिन प्रकृति में ठोस विलन, मिश्र धातु और गैसीय विलन वायु भी होते हैं। 1, विलन के कणों में समागिकता होती है। उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है। ये दर्शाता है कि इस विलन में चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित होते हैं।
मिश्र धातुएं, ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर श्री मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संघटन रखते हैं। उदाहरण के लिए पीतल, जिंक लगभग 30% और कॉपर लगभग 7096 का मिश्रण है। इसे भी जानें, किसी विलन को दो भागों विलायक और विलय में बांटा जाता है। विलन का वह घटक जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, जो दूसरे घटक को विलन दी ऑन में मिलाता है, उसे विलायक कहते हैं। विलन का वह घटक प्रायः कम मात्रा में होता है जो कि विला में घुला होता है, उसे विलेय कहते हैं। उदाहरण के लिए चीनी और जल का विलन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। इसमें चीनी विलेय है और जल विलायक है। आयोडीन और अल्कोहल का विलन, जिसे टिंक्चर आयोडीन के नाम से जाना जाता है, इसमें आयोडीन विलेय है और अल्कोहल विलायक है। वातयुक्त पेय जैसे सोडा, जल, कोक इत्यादि तरल विलन में गैस के रूप में हैं। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलेय और जल विलायक है। वायु गैस में गैस का विलन है। यह मुख्यतः दो घटकों ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 7896 का समांगी मिश्रण है। नाइट्रोजन को वायु का विलायक कहा जाता है। वायु में दूसरी गैसें बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होती हैं। विलन के गुण, विलन एक समांगी मिश्रण है। विलन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर 10 मीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए वे आंख से नहीं देखे जा सकते हैं। अपने छोटे आकार के कारण विलन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, इसलिए विलन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलन में से पृथक नहीं किया जा सकता है। विलन को शांत छोड़ देने पर भी विलेय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात विलन स्थायी है। 2.2.1 विलन की सांद्रता। क्रियाकलाप 2.2 में हमने देखा कि समूह अ और समूह ब के पास एक ही पदार्थ के विभिन्न आभाओं के रंगों के विलन हैं। हम लोग जानते हैं कि विलन में पृथक पृथक मात्रा में विलायक और विलेय पदार्थ होते हैं। विलन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु, सांद्र या संतृप्त घोल कहा जा सकता है। तनु और सांद्र तुलनात्मक शब्द हैं। क्रियाकलाप 2.2 में समूह अ द्वारा प्राप्त विलन समूह व की तुलना में तनु है। क्रियाकलाप 2.3 दो पृथक पृथक बीकरों में 50 मिलीलीटर जल लें। एक बीकर में नमक और दूसरे में चीनी अथवा बेरियम क्लोराइड मिलाकर अच्छी तरह मिला लें। जब विलेय पदार्थ और अधिक न घुले तब 5 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए बीकर को गर्म करें। विलेय पदार्थ को पुनः मिलाना शुरू करें। क्या किसी दिए गए ताप पर चीनी, नमक अथवा बेरियम क्लोराइड की जल में घोली गई मात्राएं बराबर हैं? किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितनी की विलन की क्षमता होती है। दूसरे शब्दों में, दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलन कहते हैं। विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। यदि एक विलन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे असंतृप्त विलन कहा जाता है। यदि विलन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो तो उसे असंतृप्त विलन कहते हैं। यदि आप किसी विशिष्ट ताप पर एक संतृप्त विलन लें तथा उसे धीरे धीरे ठंडा करें तो क्या होगा? उपरोक्त किए गए क्रियाकलाप से हम कह हैं कि दिए हुए एक निश्चित तापमान पर पृथक पृथक पदार्थों की विलन क्षमता भिन्न होती है। विलायक की मात्रा, द्रव्यमान अथवा आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलन की सांद्रता कहते हैं। विलन की सांद्रता को दर्शाने की बहुत सी विधियां हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ 3 विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। 1. द्रव्यमान या विलन के द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बट्टे विलन का द्रव्यमान गुने 100। 2. द्रव्यमान या विलन के आयतन प्रतिशत बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बट्टे विलन का आयतन गुने 100। 3. विलन के आयतन या आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन बट्टा विलन का आयतन गुना 100। उदाहरण 2.11 विलन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है। विलन की सांद्रता का परिकलन करें। हल, विलेय पदार्थ नमक का द्रव्यमान 40 ग्राम विलायक जल का द्रव्यमान इक्वल्स 320 ग्राम्स हम जानते हैं। विलेय पदार्थ का विलायक का द्रव्यमान विलेय पदार्थ का द्रव्यमान जोड़ विलायक का द्रव्यमान इक्वल्स 40 ग्राम्स जोड़ 320 ग्राम्स इक्वल्स 360 ग्राम्स। विलन का द्रव्यमान प्रतिशत विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बट्टे विलन का द्रव्यमान x 100 40 360 टाइम्स 100 इक्वल्स 11.1%। 2.2 निलंबन क्या है? क्रियाकलाप 2.2 में समूह स के द्वारा पाया गया विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है निलंबन कहलाता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं। निलंबन के गुणधर्म, कोलाइडल कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आंख से नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं, जैसा कि हमने क्रियाकलाप 2.2 में देखा है। प्रकाश की किरण का फैलाना टिनेडल प्रभाव टिंडल इफेक्ट कहा जाता है।
टिनाडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तब वहां पर हम टिनाडल प्रभाव को देख सकते। यह एक विषमांगी मिश्रण है। ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है तथा विलन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है। चित्र 2.3 एक कॉपर सल्फेट का विलन टिनाडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। बी दूध तथा पानी का मिश्रण टिनाडल प्रभाव दर्शाता है। 2.2.3 कोलाइडल विलन क्या है? क्रियाकलाप 2.2 में समूह द के द्वारा प्राप्त मिश्रण को कोलाइड या कोलाइडल विलन कहा जाता है। कोलाइड के कण विलन में समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में विलन विषमांगी मिश्रण है, जैसे दूधा है। ये कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण होता है। जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है वहां हम टिनाडल प्रभाव को देख सकते हैं। जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कि कोलाइड कणों के समान व्यवहार करते हैं। सारणी 2.1 कोलाइड्स के सामान्य उदाहरण। परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम, प्रकार, उदाहरण द्रव, कोहरा, बादल, कुहासा, गैस, गैस, ठोस, गैस, हॉट, एरोसोल, एरोसोल, फ्रोम, द्रव, 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 इमल्शन, सोल, द्रव, ठोस, गैस, धुआं, स्वचालित वाहन का निथार, एग्जॉस्ट, शेविंग क्रीम, दूध, फ्रेश क्रीम, मैग्नीशिया मिल्क, कीचड़, फोम रबर, स्पंज, प्यूमिस, जेली, पनीर, मक्खन, रंगीन रत्न पत्थर, दूधिया कांच, ठोस, द्रव, ठोस, ठोस, फ्रोम, जेल, ठोस, सोल, ठोस। प्रश्न 1 उदाहरण के साथ समांगी एवं फराई एफ में विभेद कीजिए। 2 विलन, निलंबन और कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं? 3 एक संतृप्त विलन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 के पर घोला जाता है। इस तापमान पर इसकी सांद्रता प्राप्त करें। चित्र 2.4 टिनाडल प्रभाव। कोलाइड के गुणधर्म। यह एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप में आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये स्थायी होते हैं। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते, किंतु एक विशेष विधि अपकेंद्रीकरण तकनीक क्रियाकलाप 2.5 द्वारा पृथक किए जा सकते हैं। कोलाइडल विलन परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। विलेय पदार्थ की तरह का घटक या परिक्षिप्त कण जो कि कोलाइडल रूप में रहता है उसे परिक्षिप्त प्रावस्था डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं, तथा वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहता है उसे परिक्षेपण माध्यम डिस्पर्सिंग मीडियम कहते हैं। कोलाइडल को परिक्षेपण माध्यम ठोस, द्रव या गैस की अवस्था और परिक्षिप्त प्रावस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। सारणी 2.1 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। 2.3 मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। हम पढ़ चुके हैं कि प्रायः प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते हैं। मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। पृथक करने से मिश्रण के प्रत्येक घटक के बारे में जानकारी प्राप्त करना और प्रयोग में लाना सुगम हो जाता है। विषमांगी मिश्रण को साधारण भौतिक क्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है, जैसे हाथ से चुनकर, छन्नी से छानकर, जो हम प्रतिदिन व्यवहार में लाते हैं। कभी कभी मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विशेष तकनीकों को प्रयोग में लाया जाता है। 2.3.1 रंग वाले घटक डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक कर सकते हैं? क्रियाकलाप 2.4 आधा बीकर जल लें। बीकर के मुख पर वाच ग्लास रखें। चित्र 2.5 कुछ बूंद स्याही वाच ग्लास पर डाल दें। अब बीकर को गर्म करना शुरू करें। हम स्याही को प्रत्यक्ष रूप से गर्म नहीं करना चाहते हैं। आप देखेंगे कि वाच ग्लास से वाष्पीकरण हो रहा है। वाष्पीकरण होने तक गर्म करना जारी रखते हैं। जब वाच ग्लास पर कोई परिवर्तन नहीं दिखता है तब हम उसे गर्म करना बंद कर देते हैं। इसे ध्यान से देखें और प्रेक्षित करें। याम स्वाही चौंकअप। चित्र 2.5 वाष्पीकरण। अपकेंद्रीय यंत्र सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन से इसे 2 मिनट तक अपकेंद्रित करें। अगर स्कूल में ये यंत्र उपलब्ध नहीं है तो यह प्रयोग आप घर पर रसोई में प्रयोग होने वाली मथनी या मिक्सी से भी कर सकते हैं। यदि नज़दीक में कोई मिल्क डेयरी है तो वहां जाएं और पूछें 1 वे क्रीम को दूध से कैसे पृथक करते हैं। 11 वे दूध से पनीर कैसे बनाते हैं। अब उत्तर दें। दूध को मथने पर आपने क्या देखा? दूध में से क्रीम का पृथक्करण कैसे करते हैं? कभी कभी द्रव में मौजूद ठोस कण इतने छोटे होते हैं कि ये छानक पत्र से बाहर निकल आते हैं। इन कणों को पृथक करने के लिए छानन विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है।
ऐसे मिश्रणों को अपकेंद्रन के द्वारा पृथक किया जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर जब इसे तेजी से घुमाया जाता है तब भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर ही रह जाते हैं। अब उत्तर दें, आपके विचार में वाच ग्लास पर से किसका वाष्पीकरण हुआ? क्या वाच ग्लास पर कोई अवशेष बचा है? आप क्या प्रतिपादित करेंगे? क्या स्याही एक शुद्ध पदार्थ है या मिश्रण है? हम पाते हैं कि स्याही जल में रंग का एक मिश्रण है। इस तरह से हम विलायक से विलेय पदार्थ को वाष्पीकरण की विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं। 2.3.2 दूध से क्रीम को कैसे पृथक कर सकते हैं? आजकल हम बाजार में संपूर्ण फुल क्रीम, टोन्ड, डबल टोन्ड प्रकार के दूध पॉलीपैक अथवा टेट्रापैक में पाते हैं। दूध के इन प्रकारों में भिन्न भिन्न मात्रा में वसा होती है। अनुप्रयोग: जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच में, डेयरी तथा घर में क्रीम से मक्खन निकालने की प्रक्रिया में, कपड़े धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़ों से जल निचोड़ने में। 23.32 अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं? क्रियाकलाप: 2.5 एक परखनली में थोड़ी मात्रा में संपूर्ण क्रीम युक्त दूध लें। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? क्रियाकलाप: 2.6 आइए कीप के प्रयोग से मिट्टी के तेल केरोसिन ऑयल को जल से पृथक करने का प्रयास करें। मिट्टी के तेल और जल के मिश्रण को एक पृथक्करण कीप में डालें। कुछ देर तक इसे शांत छोड़ दें ताकि जल तथा तेल की पृथक पृथक परत तैयार हो जाएं। पृथक्करण कीप के स्टॉप कार्क को खोलें और सावधानीपूर्वक नीचे वाले जल की परत को निकाल लें। जैसे ही तेल नीचे पहुंचे स्टॉप कार्क को बंद कर दें। पृथक्करण कोप, मिट्टी का तेल, जल, स्टॉप कार्क परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार उन मिश्रणों जिनमें ऊर्ध्वपातित हो सकने वाले अवयव हों को ऊर्ध्वपातित न होने योग्य अशुद्धियों इस प्रकरण में नमक से पृथक करने के लिए ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन की प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थालीन और एंथ्रासीन इत्यादि ऊर्ध्वपातित होने योग्य ठोस पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं। रुई का प्लग, उल्टी रखी कीप, कपूर की वाप। चित्र 2.7 ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा कपूर तथा नमक का पृथक्करण। 4. प्याली। 2.3.5 क्या काली स्याही में डाई एक ही रंग है? चीनी मिट्टी की। चित्र 2.6 अघुलनशील द्रवों का पृथक्करण। अनुप्रयोग: तेल तथा जल के अघुलनशील मिश्रण को पृथक करने में, धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने में। इस विधि के द्वारा हल्के स्लैग धातुमल को ऊपर से हटा लिया जाता है तथा भट्टी की निचली सतह पर पिघला हुआ लोहा शेष रह जाता है। सिद्धांत के अनुसार आपस में नहीं मिलने वाले द्रव अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं। 23.4 नमक तथा कपूर के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं? पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है कि कपूर को गर्म करने पर वह ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में। क्रियाकलाप: 2.7 छानक पत्र की एक पतली परत लें। इसके निचले किनारे से 3 सेंटीमीटर ऊपर पेंसिल से एक रेखा खींच लें। चित्र 2.8 उस रेखा के बीच में जल में घुलनशील काली स्याही की एक बूंद रखें। इसे सूखने दें। जार, बीकर या परखनली में जल लें। उसमें इस छानक कागज को इस प्रकार रखें कि वह जल की सतह से ठीक ऊपर रहे, जैसा कि चित्र 2.1 में दर्शाया गया है। अब इसे शांत छोड़ दें। जैसे ही जल छानक पत्र पर ऊपर की ओर उठे, सावधानीपूर्वक देखें। अवलोकन को लिखें। यह एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। तकनीकी में विकास के साथ ही क्रोमेटोग्राफी में कांच की छड़, कागज की क्लिप, जनक पत्र, जार, जनक पत्र, स्याही का निशान, पेंसिल से खींची रेखा, स्याही का निशान। चित्र 2.8 क्रोमेटोग्राफी द्वारा काली स्याही में विद्यमान डाइयों का पृथक्करण। नई तकनीकों का विकास हुआ है जिसके बारे में आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। अनुप्रयोग: डाई में रंगों को पृथक करने में, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने में, रक्त से नशीले पदार्थों ड्रग्स को पृथक करने में। 23.62 घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं? अब उत्तर दें। जैसे जैसे जल ऊपर की ओर उठता है, आपने छानक पत्र पर क्या देखा? क्या आपने छानक पत्र के टुकड़े पर विभिन्न रंगों का अवलोकन किया? आपके मतानुसार रंग के स्थान का छानक पत्र ऊपर की ओर उठने का क्या कारण है? 23.62 घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं? जो स्याही हमने प्रयोग की उसमें जल विलायक के रूप में है तथा डाई विलेय के रूप में। जैसे ही जल छानक पत्र पर ऊपर की दिशा की ओर अग्रसर होता है, ये डाई के कणों को भी अपने साथ ले लेता है। प्रायः डाई 2 या 2 से अधिक रंगों का मिश्रण होता है। रंग वाला घटक जो कि जल में अधिक घुलनशील है, तेजी से ऊपर उठता है और इस प्रकार रंगों का पृथक्करण संभव हो जाता है। मिश्रण से घटकों को पृथक करने की इस विधि को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ग्रीक में क्रोमा का अर्थ रंग होता है। इस विधि को सबसे पहले रंगों को पृथक करने में प्रयोग किया गया था, इसलिए इसका नाम क्रोमेटोग्राफी पड़ा। 23.62 घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं? क्लैप 0.01 आसवन फ्लास्क, थर्मामीटर, जल निर्गत
दल संघनक, जल तथा एसीटोन का विलन। शीतल जल निवेश, एसीटोन। चित्र 2.9 दो घुलनशील द्रवों का आसवन विधि से पृथक्करण। मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करें और सावधानीपूर्वक थर्मामीटर का अवलोकन करें। एसीटोन वाष्पीकृत होता है तथा संघनित होकर संघनक द्वारा बाहर निकालने पर इसे बर्तन में एकत्रित किया जा सकता है। जल आसवन फ्लास्क में शेष रह जाता है। अब उत्तर दें, जब आप मिश्रण को गर्म करना शुरू करते हैं तब आप क्या अवलोकित करते हैं? कुछ समय के लिए किस तापमान पर थर्मामीटर का पाठ्यांक स्थिर हो जाता है? एसीटोन का क्वथनांक क्या है? दोनों घटकों को हम पृथक कर पाते हैं, क्यों? इस विधि को आसवन कहा जाता है। इसका उपयोग वैसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं तथा जिनके घटकों के क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता है। दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव्य जिनके क्वथनांक का अंतर 25 के से कम होता है के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, विभिन्न गैसों का पृथक्करण तथा पेट्रोलियम उत्पादों से उनके विभिन्न घटकों का पृथक्करण। इसका उपकरण साधारण आसवन विधि के समान ही होता है, केवल आसवन फ्लास्क और संघनक के बीच एक प्रभाजी स्तंभ का प्रयोग किया जाता है। साधारण प्रभाजी स्तंभ एक नली होती है जो कि शीशे के गुटकों से भरी होती है। ये गुटके वाष्प को ठंडा और संघनित होने के लिए सतह प्रदान करते हैं, जैसा कि चित्र 2.10 में दर्शाया गया है। थर्मामीटर, कॉक, जल निर्गत, जल संचनक, प्रभाजी कॉलम, आसवन फ्लास्क, शीतल जल निवेश, मिश्रण, शुद्ध द्रव पटक। चित्र 2.10 प्रभाजी आसवन। 2.3.7 वायु से गैसों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? वायु एक समांगी मिश्रण है तथा इसके घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक किया जा सकता है। प्रवाह चित्र 2.11 इस विधि के विभिन्न चरणों को दर्शाता है। वायु, दाब बढ़ाकर तथा तापमान कम करके वायु को संपीड़न तथा ठंडा करना। ध्रुवीय वायु, प्रभाजी आसवन कॉलम में वायु को धीरे धीरे गर्म करना। विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों का पृथक्करण। ऑक्सीजन, क्वथनांक C-183, 20.9, नाइट्रोजन -186, 0.9, -196, 78.1, वायु प्रतिशत आयतन में। चित्र 2.11 वायु से गैसों को प्राप्त करने के लिए प्रवाह चित्र। गर्म वायु, जल निर्गत, शीतल संपीड़ित वायु, दबाव में जमा हुआ शीतल जल निवेश, रूप में कार्बन विसाइड निर्गत, प्रभाजी आसवन कॉलम, ध्रुवीय चाय, शुष्क बर्फ के, एट्रोजन निर्गत ऑर्गन निर्गत, प्रवीय ऑक्सीजन, विस्तारक जेट। चित्र 2.12 वायु के घटकों का पृथक्करण। यदि हम वायु से ऑक्सीजन गैस चित्र 2.12 को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें वायु में उपस्थित दूसरी गैसों को पृथक करना होगा। द्रव वायु प्राप्त करने के लिए पहले वायु पर दबाव बढ़ाया जाता है और फिर ताप को घटाकर उसे ठंडा कर संपीड़ित किया जाता है। इस द्रवित गैस को प्रभाजी आसवन स्तंभ में धीरे धीरे गर्म किया जाता है, जहां सभी गैसें विभिन्न ऊंचाइयों पर अपने क्वथनांक के अनुसार पृथक हो जाती हैं, जैसा कि चित्र 2.12 में दर्शाया गया है। क्रियाकलाप 2.9 निम्नलिखित के उत्तर दें। वायु में उपस्थित गैसों को उनके बढ़ते हुए क्वथनांक के अनुसार व्यवस्थित करें। एक चीनी मिट्टी की प्याली में लगभग 5 ग्राम अशुद्ध कॉपर सल्फेट लें। जल की न्यूनतम मात्रा में इसे घोल दें। अशुद्धियों को छान लें। संतृप्त विलन प्राप्त करने के लिए जल को कॉपर सल्फेट के घोल से वाष्पीकृत करें। जल भंडार, ठोस पदार्थों को नीचे बैठने के लिए, निलंबित अशुद्धियों के तलहट के लिए। बारीक जल, बालू कंकड़, मोटे कंकड़, घरों को, तलहट टैंक, भार बैंडिंग टैंक, जनक टैंक, बैक्टीरिया मारने के लिए क्लोरीनीकरण। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? चित्र 2.13 जलघर में जल शुद्धि निकाय। जब वायु को ठंडा किया जाता है तो कौन सा घटक पहले द्रव में परिवर्तित होता है? एड 23.8 किसी अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं? विलन को छानक पत्र से ढक दें तथा कमरे के तापमान पर इसे दिन भर ठंडा होने के लिए शांत छोड़ दें। आप कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलों को चीनी मिट्टी की प्याली में प्राप्त करेंगे। अब उत्तर दें, चीनी मिट्टी की प्याली में आप क्या अवलोकन करते हैं? क्या क्रिस्टल एक समान दिखाई देता है? चीनी मिट्टी की प्याली में रखे द्रव से क्रिस्टल को कैसे पृथक करेंगे? क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। उदाहरण के लिए, समुद्री जल से जो नमक हम प्राप्त करते हैं उसमें बहुत सी अशुद्धियां हो सकती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। क्रिस्टलीकरण वह विधि है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलन से पृथक किया जाता है। क्रिस्टलीकरण विधि साधारण वाष्पीकरण विधि से निम्न कारणों से उत्तम होती है। कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं या कुछ चीनी छानने के पश्चात भी अशुद्ध विलेय पदार्थ को विलायक में घोलने पर विलन में कुछ अशुद्धियां रह सकती हैं। वाष्पीकरण होने पर ये अशुद्धियां ठोस को दूषित कर सकती हैं। अनुप्रयोग
समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने में, अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करने में। इस प्रकार मिश्रण की प्रकृति के अनुसार ऊपर दी गई विधियों में से किसी का प्रयोग कर हम शुद्ध पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। तकनीकियों में विकास के साथ कई और पृथक करने वाली विधियों का आविष्कार हो चुका है। शहरों में जलघर से पीने योग्य जल की आपूर्ति की जाती है। जलघर का एक रेखा चित्र 2.13 में इस प्रक्रम को क्रिस्टलीकरण कहा जाता है दर्शाया गया है। जलघर से अपने घर में प्राप्त होने वाले पेय जल के विभिन्न चरणों पर अपनी कक्षा में चर्चा करें। प्रश्न 1। पेट्रोल और मिट्टी का तेल केरोसिन ऑयल जो कि आपस में घुलनशील हैं के मिश्रण को आप कैसे पृथक करेंगे? पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल के क्वचनाकों में 25 सी से अधिक का अंतराल है। 2. पृथक करने की सामान्य विधियों के नाम दें। 1. दही से मक्खन। 2. समुद्री जल से नमक। 3. नमक से कपूर। 3. क्रिस्टलीकरण विधि से किस प्रकार के मिश्रणों को पृथक किया जा सकता है? 2.4 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन हैं। पिछले अध्याय में हमने पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया है। ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं, जैसे कि रंग, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, द्रव्यनांक तथा क्वथनांक इत्यादि को भौतिक गुण कहा जाता है। अवस्थाओं का अंतःरूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थों के संघटन में बिना परिवर्तन किए होते हैं और उनकी रासायनिक प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। यद्यपि बर्फ, जल और वाष्प अलग अलग दिखते हैं और ये भिन्न भिन्न भौतिक गुणों को दर्शाते हैं, लेकिन ये रासायनिक रूप से समान होते हैं। जल तथा खाना पकाने वाले तेल दोनों द्रव हैं, लेकिन इनके रासायनिक गुणधर्म भिन्न हैं। इनकी गंध और ज्वलनशीलता में अंतर है। हम जानते हैं कि तेल हवा में जलता है, जबकि जल आग को बुझाता है। तेल का ये रासायनिक गुण जल से इसे अलग करता है। जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक संघटन में परिवर्तन लाता है। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है तथा हम नया पदार्थ पाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। क्या आप इनकी पहचान कर सकते हैं? प्रश्न 1। निम्न को रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में वर्गीकृत करें। पेड़ों को काटना, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, अलमारी में जंग लगना, जल का उबलकर वाष्प बनना, विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना, जल में साधारण नमक का घुलना, फलों से सलाद बनाना तथा लकड़ी और कागज का जलना। 2. अपने आसपास की चीजों को शुद्ध पदार्थों या मिश्रण से अलग करने का प्रयत्न करें। 2.5 शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं? पदार्थों को उनके रासायनिक संघटन के आधार पर तत्वों या यौगिकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। 2.5.1 तत्व। रॉबर्ट बायल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लॉर्ट लवाइजिए सन 1793 ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। उनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तत्वों को साधारणतया धातु, अधातु तथा उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। धातुएं प्रायः दिए हुए निम्न गुणधर्मों में से सभी को या कुछ को प्रदर्शित करती हैं। ये चमकीली होती हैं। ये चांदी जैसी सफ़ेद या सोने की तरह पीले रंग की होती हैं। ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। ये तन्य होती हैं और इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है। ये आघातवर्ध्य होती हैं। इनको पीटकर महीन चादरों में ढाला जा सकता है। ये प्रतिध्वनिपूर्ण होती हैं। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि धातु के उदाहरण हैं। पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव है। अधातुएं दिए गए निम्न गुणों में से प्रायः कुछ को या सभी को प्रदर्शित करती हैं। ये विभिन्न रंगों की होती हैं। ये ताप और विद्युत की कुचालक होती हैं। ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातवर्ध्य नहीं होती हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोक, ब्रोमीन, क्लोरीन इत्यादि अधातुओं के उदाहरण हैं। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं जिन्हें उपधातु मेटलॉइड कहा जाता है, जैसे बोरान, सिलिकन, जर्मेनियम इत्यादि। इसे भी जानें। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 100 से अधिक है। इनमें से 92 तत्व प्राकृतिक हैं जबकि शेष मानव निर्मित हैं। अधिकतर तत्व ठोस हैं।
11 तत्व कमरे के तापमान पर गैसें हैं। 2 तत्व पारा तथा ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव हैं। गैलियम तथा सीजियम तत्व कमरे के तापमान 303 के से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था ले लेते हैं। 2.5.2 यौगिक। एक यौगिक वह पदार्थ है जो कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना है। जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो हम क्या पाते हैं? क्रियाकलाप। कक्षा को 2 समूहों में विभक्त करें। दोनों समूहों को 50 ग्राम लोहे का चूर्ण और 3 ग्राम सल्फर 1 चीनी मिट्टी की प्याली में दें। समूह 1, लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीसकर मिलाएं। समूह 2, लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीसकर मिलाएं। मिश्रण को तीव्र ताप पर लाल होने तक गर्म करें। अब ज्वाला को हटा दें तथा मिश्रण को ठंडा होने दें। समूह 1 और 2, प्राप्त सामग्री में चुंबकीय गुण की जांच करें। सामग्री के निकट एक चुंबक को लाएं। जांच करें कि क्या सामग्री चुंबक की ओर आकर्षित होती है। दोनों समूहों द्वारा प्राप्त सामग्री के रंग और बनावट की तुलना करें। प्राप्त सामग्री के एक भाग में कार्बन डाइसल्फाइड मिलाएं। मिश्रण अच्छी तरह मिलाएं तथा छान लें। प्राप्त पदार्थ के दूसरे भाग में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाएं। इस क्रियाकलाप के लिए अध्यापक का निर्देशन आवश्यक है। इस क्रियाकलाप को लोहा तथा सल्फर तत्वों के साथ अलग अलग दोहराएं। अवलोकनों को नोट करें। अब उत्तर दें, क्या दोनों समूहों द्वारा प्राप्त सामग्री दिखने में समान है? किस समूह द्वारा प्राप्त सामग्री में चुंबकीय गुण विद्यमान है? क्या प्राप्त सामग्री के घटकों को हम पृथक करने में सक्षम हैं? क्या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सामग्री पर डालने से दोनों समूहों को गैस प्राप्त होती है? क्या दोनों स्थितियों में प्राप्त गैस की गंध समान है या अलग अलग है? समूह द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन है। ये रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील है। इसकी ज्वलनशीलता की जांच कक्षा में न करें। समूह 2 द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन सल्फाइड है। ये रंगहीन गैस है और इसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी है। आपने पाया कि दोनों समूहों द्वारा प्राप्त पदार्थ भिन्न गुणों को दर्शाते हैं। यद्यपि प्रारंभ में दिए गए पदार्थ समान थे, समूह I की क्रिया के फलस्वरूप भौतिक परिवर्तन हुआ जबकि समूह 2 की क्रिया के फलस्वरूप पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन हुआ। समूह द्वारा प्राप्त सामग्री 2 पदार्थों का मिश्रण है। दिए गए पदार्थ लोहा तथा सल्फर हैं। सारणी 2.2 मिश्रण तथा यौगिक। मिश्रण 1, तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते। 2, मिश्रण का संघटन परिवर्तनीय होता है। 3, मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है। 4, घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। यौगिक 1, तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। 2, नए पदार्थ का संघटन सदैव स्थायी होता है। 3, नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। 4, घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। मिश्रण का गुण उन दोनों मिले हुए तत्वों के समूह 2 द्वारा प्राप्त सामग्री यौगिक है। दोनों तत्वों को तीव्रता से गर्म करने पर हमने यौगिक पाया जिसका गुण मिले हुए तत्वों से पूरी तरह भिन्न है। यौगिक का संघटन पूरे पदार्थ में समान है। हम ये भी देख सकते हैं कि यौगिक की बनावट और रंग भी सभी स्थानों पर समान है। इस प्रकार संक्षेप में हम पदार्थ की भौतिक और रासायनिक प्रकृति को निम्न आरेख द्वारा व्यवस्थित कर सकते हैं। पदार्थ, ठोस, प्रायः गैस। शुद्ध पदार्थ, तत्व, यौगिक। तत्व सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किए जा सकते। उदाहरण के लिए कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन, पारा आदि। यौगिक नियत संघटन रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा घटक तत्व में वितरित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जल, मीथेन, चीनी, नमक आदि। मिश्रण कोई नियत संघटन नहीं। समागी समान संघटन। उदाहरण के लिए जल में चीनी, जल में नमक, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर जल तथा अल्कोहल आदि। विषमागी असदन संघटन। उदाहरण के लिए बालू तथा नमक, चीनी तथा नमक, लकड़ी, रक्त, तेल में जल आदि। आपने क्या सीखा? मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ, तत्व तथा अथवा यौगिक किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। मिश्रणों को पृथक करने के लिए उचित विधियों से शुद्ध पदार्थों में पृथक्करण किया जा सकता है। विलन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। विलन के बड़े अवयव को विलायक कहते हैं तथा अवयव को विलेय कहते हैं। विलन की सांद्रता उसके इकाई आयतन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान अथवा आयतन है।
वह पदार्थ जो विलायक में अघुलनशील तथा आंखों से देखा जा सकता है, निलंबन कहलाता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है, जिसके कणों का आकार इतना छोटा है कि उन्हें सरलता से देखा नहीं जा सकता, किंतु इतना बड़ा है कि ये प्रकाश का फैलाव कर सकने में सक्षम होते हैं। कोलाइड उद्योगों में तथा दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण है। विलेय कणों को परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं और विलायक जिसमें ये पूरी तरह से वितरित रहते हैं, उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। शुद्ध पदार्थ तत्व या यौगिक हो सकते हैं। तत्व पदार्थ का मूल रूप होता है, जिसे रासायनिक क्रिया द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। यौगिक वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के स्थिर अनुपात में रासायनिक रूप में संयोजन से निर्मित होता है। में उपस्थित तत्व और यौगिक अपने अपने गुणों को दर्शाते हैं। यौगिकों के गुण उसमें निहित तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं, जबकि मिश्रण। अभ्यास। निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे? 1. सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने में। B. अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने में। C. धातु के छोटे टुकड़े को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने में। D. दही से मक्खन निकालने के लिए। 1. जल से तेल निकालने के लिए। F. चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करने में। G. बालू से लोहे की पिनों को पृथक करने में। H. भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करने में। I. पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कण को पानी से अलग करने के लिए। J. पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करने में। चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे? विलन, विलायक, विलेय, घुलना, घुलनशील, अघुलनशील, घुलेय, फिल्ट्रेट तथा अवशेष शब्दों का प्रयोग करें। प्रज्ञा ने 3 अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलताओं को विभिन्न तापमान पर जांचा तथा नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राप्त किया। प्राप्त हुए परिणामों को 100 ग्राम जल में विलेय पदार्थ की मात्रा, जो संतृप्त विलन बनाने हेतु पर्याप्त है, निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है। 2. 3. विलेय पदार्थ। तापमान केल्विन में 283, 293, 313, 333, 353। पोटेशियम नाइट्रेट 21, 32, 62, 106, 167। सोडियम क्लोराइड 36, 36, 36, 37, 37। पोटेशियम क्लोराइड 35, 35, 40, 46, 54। अमोनियम क्लोराइड 24, 37, 41, 55, 66। 50 ग्राम जल में 313 के पर पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलन को प्राप्त करने हेतु कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी? B. प्रज्ञा 353 के पर पोटेशियम क्लोराइड का एक संतृप्त विलन तैयार करती है और विलन को कमरे के तापमान पर ठंडा होने के लिए छोड़ देती है। जब विलन ठंडा होगा तो वह क्या अवलोकित करेगी? स्पष्ट करें। C. 293 के पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता का परिकलन करें। इस तापमान पर कौन सा लवण सबसे अधिक घुलनशील होगा? तापमान में परिवर्तन से लवण की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है? D. निम्न की उदाहरण सहित व्याख्या करें। 4. A. संतृप्त विलन। B. शुद्ध पदार्थ। C. कोलाइड। D. निलंबन। 5. निम्नलिखित में से प्रत्येक को समांगी और विषमांगी मिश्रणों में वर्गीकृत करें। सोडा, जल, लकड़ी, बर्फ, वायु, मिट्टी, सिरका, छनी हुई चाय। 6. आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है? 7. निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ हैं? A. बर्फ। B. दूध। C. लोहा। D. हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। A. कैल्शियम ऑक्साइड। F. पारा। G. ईंट। H. लकड़ी। I. वायु। 8. निम्नलिखित मिश्रणों में से विलन का पहचान करें। A. मिट्टी। B. समुद्री जल। C. वायु। D. कोयला। 1. सोडा जल। 9. निम्नलिखित में से कॉन्टिनेडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? A. नमक का घोल। B. दूध। C. कॉपर सल्फेट का विलन। D. स्टार्च विलन। 10. निम्नलिखित को तत्व, यौगिक तथा मिश्रण में वर्गीकृत करें। 1. सोडियम। B. मिट्टी। C. चीनी का घोल। D. चांदी। A. कैल्शियम कार्बोनेट। 1. टिन। G. सिलिकॉन। H. कोयला। I. वायु। J. साबुन। K. मीथेन। L. कार्बन डाइऑक्साइड। M. रक्त। 11. निम्नलिखित में से कौन कौन से परिवर्तन रासायनिक हैं? A. पौधों की वृद्धि। B. लोहे में जंग लगना। C. लोहे के चूर्ण तथा बालू को मिलाना। D. खाना पकाना। A. भोजन का पाचन। F. जल से बर्फ बनना। G. मोमबत्ती का जलना। समूह क्रियाकलाप। 1. मिट्टी का मटका, बालू तथा कुछ कंकड़ लें। मटमैले जल को साफ करने हेतु छोटे स्तर पर एक छानक युक्त फिल्टरेशन प्लांट की डिजाइन बनाएं।